हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम जो आपके एसएसटी के जो टॉपिक हम कर चुके हैं ना, उनके क्वेश्चंस में लेके आया हूँ और ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा देखिए, हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए आपका एक बेस्ट जो कोर्स है ना वो लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं उनको बहुत ही बेस्ट और ऑथेंटिक तरीके से करवा रहा हूँ। तो आपके नवरात्रों की सेल चली हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कोर्स के प्राइस थे वो आपके 499 रुपये रखे थे और ये नवरात्रि सेल की आज आपकी लास्ट डेट है। सिर्फ और सिर्फ आज आपको ये जो कोर्स है 499 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज आपकी ये लास्ट डेट है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के लिए, इसके लिए राजनीतिक दलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है। आपसे पूछा है कौन सी चुनौती नहीं है। देखिए, जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना आप तो ये चीजें आप हाईलाइट किया कीजिए कि आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि जब अगर आपने एक वर्ड भी मिस कर दिया ना तो आप ये समझिए आप आंसर 100% गलत ही देंगे। तो हमेशा जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो अच्छे से ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो आपसे पूछा है राजनीतिक दलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है, और थ्योरी क्लास के अंदर ये चीजें मैंने एकदम डिटेल से बता रखी हैं और हर एक लाइन का मैंने मतलब भी समझाया है। तो अगर आप थ्योरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज करके इजीली आप हर एक सिंगल थ्योरी को बेस्ट से बेस्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शंस पे आते हैं हम। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद की चुनौती, पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, पार्टियों के लिए विकल्प ज्यादा होना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। अब देखिए, कोई एक पार्टी है, सीधा और सिंपल सा है, पार्टी के अंदर क्या होंगे, आपके काफी कार्यकर्ता होंगे, है ना, और उसमें भी डिवाइड होंगे कि ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, ये आपके नॉर्मल है, ये उससे भी नीचे है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन है सारे क्या, कार्यकर्ता। तो पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र न है, यानी कि काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके कार्यकर्ताओं को नहीं बताई जाती, उनसे छुपाई जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। तो इसे बोला गया है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। तो ये तो बात आपकी सही है। अब बात आते हैं वंशवाद की चुनौती। अब इसका मतलब भी आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। वंशवाद बोलते हैं ना, वंशवाद जिसे हम बोलते हैं भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। अब इसका मतलब क्या है, देखिए काफी जो नेता होते हैं ना, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जनरेशन को, जैसे अपना पुत्र हो गया, अपनी पुत्री हो गई, उनको ही पार्टी के जो अच्छे अच्छे पद है ना उन पे बैठा देते हैं, बेशक वो उनके लायक भी नहीं होते हैं। इसको बोला गया है वंशवाद की चुनौती, यानी कि अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही चाहने वालों को क्या करना, आगे बढ़ाना पार्टी के अंदर, जिसको बोला जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जब भी कभी चुनाव होते हैं ना तो चुनाव जीतने के लिए नेता क्या करते हैं, पैसों का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर वो आपराधिक जो लोग होते हैं ना, आपराधिक जो तत्व होते हैं, उनसे आपराधिक गतिविधियां भी करवा देते हैं। किसके लिए, चुनाव को जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी आपकी सही है। अब लास्ट है आपका पार्टियों के विकल्प ज्यादा होना, ये आपका गलत है, क्योंकि ये एक चुनौती नहीं है। यहां पे आना था पार्टियों के विकल्प न होना। ठीक है, यहां पे ज्यादा होना नहीं आना था, यहां पे न होना आना था। अब इसका मतलब क्या है, आप ये मानिए आपके सामने दो पार्टियां हैं, ये आपकी फर्स्ट नंबर पार्टी है और ये आपकी सेकंड नंबर पार्टी है।
इसके अलावा कोई पार्टी ही नहीं है। और आपको अच्छे से पता है कि ना तो ये पार्टी अच्छी है और ना ही ये पार्टी अच्छी है, यानी कि इनके द्वारा लाई गई नीतियां ना ही नंबर 1 वाली की अच्छी हैं और ना ही नंबर 2 वाली की अच्छी हैं। लेकिन आपके पास विकल्प ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। तो आपको इन दोनों में से ही किसी एक को वोट देना पड़ेगा। तो ये राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है। यहां पे आना था पार्टियों के विकल्पहीनता होना। ठीक है, यहां पे ज्यादा होना नहीं आना था। आप इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, पार्टियों के लिए विकल्प ज्यादा होना यह आपकी चुनौती नहीं है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख दिया है चीजों को, आप देख सकते हैं। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना समझा चुका हूं मैं आपको। वंशवाद की चुनौती मैं समझा चुका हूं। पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ और पार्टियों में विकल्पहीनता होना, यानी विकल्पहीन है होना लोगों के पास, तो ये क्या है? आपकी चुनौतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस को देखिए आप। कांशीराम, साहू महाराज, ज्योतिबा फूले और वल्लभ पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। क्या आएगा? कांशीराम। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी कब बनाई गई थी? 1984 में इसका गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? सौ श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में। याद रखिएगा। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। कौन सी पार्टी? आपकी बहुजन समाज पार्टी। याद रखिएगा। कब गठन हुआ? 1984 में गठन हुआ। और किसके नेतृत्व में? सौ श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत पूछा है किसका? भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का। बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो देखिए आप, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और या फिर आधुनिकता। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर आएगा आंसर नंबर सी। तो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो है आपकी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को, यानी कि एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी थी। यानी कहने का मतलब क्या है? ये भारतीय जनता जो पार्टी है किसका भाग है? भारतीय जनसंघ का पार्ट है। और भारतीय जनसंघ है, इसको किसने बनाया था? 1951 में बनाया था। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और 1951 के बाद 1980 के अंदर इस पार्टी का जो नाम हुआ था ना, वो हुआ था आपका बदल के भारतीय जनता पार्टी। याद रखिएगा। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य से भारतीय राष्ट्रवाद आ गया ना आपका, भारतीय राष्ट्रवाद। और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये भी आपको मिल गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक क्या है? प्रमुख तत्व है। किसके लिए? आपकी बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस को देखिए आप। 1925 में, 1928 में, 1931 में या फिर 1936 के अंदर। तो आपको अच्छे से पता है इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, 1925 के अंदर। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं काफी बार आपका पूछा जा चुका है। यहां तक कि अब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, एसएससी वगैरह, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 के अंदर हुई थी। याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई स्थापना कब हुई? 1925 में इसका गठन हुआ था। मार्क्सवाद या लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है। कौन? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दोबारा देखिए आप, 1925 में गठित हुआ था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है। कौन? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आगे देखिए, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की क्या है? विरोधी है। याद रखिएगा। किसकी? अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है। कौन सी? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और देखिए ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, बस आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और इसलिए ही मैं इस कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं,
ताकि आप उनके प्रिंट निकाल सकें और प्रिंट निकाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा बार चीज़ों को रिवाइज कर सकें, खुद से हाईलाइट करके बार बार आपको वीडियो देखनी ना पड़े। तो मैंने काफ़ी बेनिफिट किए हैं इस कोर्स के अंदर, आप अगर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इजिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक क्षेत्रीय दल का संबंध किस राज्य से है? देखिए आप, केरल से है, पश्चिम बंगाल से है, कर्नाटक से है या फिर तमिलनाडु से है। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है क्षेत्रीय दल है ये, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पश्चिम बंगाल से है आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। देखिए अब यहां पे देखिए आप, हमने किसकी बात की? पश्चिम बंगाल की बात की है। अब यहां पे कौन कौन से आपके क्षेत्रीय या प्रांतीय दल हैं? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और ये आपके केरल के अंदर भी है, केरल में और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। और आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कहां पे है? आपका पश्चिम बंगाल में। और ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे मिजोरम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये तो आपको इजी है क्योंकि सामने आपको मिजोरम मिलेगा लिखा या मिजो मिलेगा, तो इनको तो पहचानना इजी है। लेकिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अब यहाँ पे ना ही सामने कुछ दे रखा है, पश्चिम बंगाल दे रखा है, ना ही कोलकाता दे रखा है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि उनके सामने कुछ दिया गया नहीं होता, तो इसलिए जो उनको पहचानना है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, अब इसके नाम से आपको नहीं पता चलेगा कि किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है कहां से है? मणिपुर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस कहां से है? आपके मणिपुर से। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। जैसे झारखंड में देखिए आप, जेवीएम हो गया, एजेएमसीयू हो गया, जेएमएम हो गया, तो ये सारी कहां पे है? आपके झारखंड के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्सों में शामिल नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं और मैं इतनी बार आपको बता भी चुका हूं, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़े ना तो पहली बार में ही बहुत ही अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए। और जब भी आपके इस सामने नहीं आए ना, नहीं के अलावा इस टाइप के जब भी कोई शब्द आए ना, उनको आप हाईलाइट कर लिया कीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यहां से आपसे पूछा गया है राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्सों में शामिल नहीं है। तो देखिए आप, नेता, सक्रिय सदस्य, समर्थक या फिर आलोचक। तो देखिए नेता राजनीतिक दल के अंदर होता है, सक्रिय सदस्य भी होते हैं यानी कि जो काम करने वाले हैं, समर्थक भी आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन नहीं होता? आपके आलोचक नहीं होते। एक राजनीतिक दल के अंदर कौन नहीं होता? आपके आलोचक नहीं होते हैं। आपके समर्थक भी मिल जाएंगे यानी कि आपको चाहने वाले, आपके सक्रिय सदस्य भी यानी कि कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, और आपको नेता भी मिल जाएगा, लेकिन आपको आलोचक नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, कौन कौन? आपके नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फिर समर्थक। ठीक है, समर्थक बोल दीजिए या फिर आप अनुयायी बोल दीजिए। भाई अनुयायी है यानी कि इसको मानने वाला है, वही तो समर्थक होगा ना। सक्रिय सदस्य हो गए आपके और आपका नेता हो गया, तो तीनों आपको 100% याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2 दलीय शासन व्यवस्था वाला देश है? 2 दलीय शासन का मतलब ये हो गया जहां पे मेनली आपकी 2 पार्टियां हैं ना वो राज करती हैं। कभी कोई सी पार्टी आ गई, कभी कोई सी पार्टी आ गई। एक होता है आपका एक दलीय शासन। एक दलीय शासन का मतलब होता है जहां पे क्या हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही लोगों की चलती हो, जिसे बोलते हैं हम एक दलीय या एकात्मक। तो अगर आपसे एक दलीय एकात्मक पूछा जाता है तो आप देंगे चीन का आंसर। तो जो चीन है वो आपकी एक दलीय गवर्नमेंट है। अगर भारत के बारे में बात की जाए तो वो है आपका बहुदलीय। क्या है? बहुदलीय। और अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन और अमेरिका यानी कि यूएसए, यहां पे जो है यहां पे आपकी द्विदलीय सरकार यानी कि 2 दल वाली सरकार। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ब्रिटेन क्या है? आपकी 2 दलीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच में बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां भी हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के लिए प्रबल क्या है? दावेदार हैं। प्रबल दावेदार कौन है? आपके 2 प्रमुख जो समूह हैं वही क्या है? आपके प्रबल दावेदार हैं, इसलिए इसको 2 दलीय व्यवस्था कहा जाता है। तो आपका अमेरिका हो गया और ब्रिटेन, ये कौन है? आपके 2 दलीय व्यवस्था वाले देश हैं।
दो दलीय व्यवस्था वाले देश, दो दलीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? आपके अमेरिका और ब्रिटेन क्या है? दो दलीय व्यवस्था वाले देश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस विचारधारा से प्रभावित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किस विचारधारा से प्रभावित है? वामपंथी से, दक्षिणपंथी से, जातिवादी से, या फिर मध्य मार्गी से? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आंसर नंबर डी। क्या होगा? मध्य मार्गी से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके मध्य मार्गी जो विचारधारा है उससे आपकी क्या है? प्रभावित है। तो अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में इस दल में कई बार विभाजन हुए। कब हुए थे? 1885 में इस दल में कई बार विभाजन हुए थे। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी मिल गया आपको, मध्य मार्गी, न आपका वामपंथी और न ही आपका दक्षिणपंथी। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। याद रखिएगा किसके बारे में बात की जा रही है? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको याद रखना है। कौन सी निभाती है? आपका जो मध्य मार्गी है उसको अपनाती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहां का प्रांतीय दल है? देखिए जस्ट अभी मैंने आपको करवाया था, तो आपको जितने भी ये प्रांतीय दल है ना, मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो आपको उस टेबल से याद करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि सीधी और सिंपल सी बात है, उनको आप याद करोगे ना तभी चीजें याद होंगी। ज्यादा से ज्यादा बार बार उन चीजों को आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहां का प्रांतीय दल है? उड़ीसा का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, या फिर मध्य प्रदेश का है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर बी। कहां से है? आपके मध्य प्रदेश से। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए आप यहां पे आइए, आप ये क्या है आपका? बिहार। तो बिहार के अंदर कौन कौन से हैं? आपका जनता दल है 1999, लोक जनशक्ति पार्टी 2000, राष्ट्रीय जनता दल, और ये आपका झारखंड में भी है, याद रखिएगा भाई, बिहार और झारखंड दोनों में है राष्ट्रीय जनता दल। और उसके बाद है आपकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यहां पे है आपकी बिहार के अंदर। मिल गया होगा आपको आंसर। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, बार बार ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? एक कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा आप। तो देखिए कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, या फिर आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है वो है आपकी भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। किनको? जो प्रमुख पद हैं सरकार के उनको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उसके बारे में बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद जो आपकी कांग्रेस पार्टी है जो कब बनी थी? 1985 के अंदर। तो आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? आपकी 1999 में बनी थी, याद रखिएगा। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद, इसमें आस्था है किसकी? आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की आस्था किसमें है? लोकतंत्र के अंदर, गांधीवादी के अंदर, धर्मनिरपेक्षता के अंदर, समता के अंदर, सामाजिक न्याय और आपका संघवाद, इन सब में आस्था किसकी है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की। और ये चीजें आप बार बार जब रिवाइज करेंगे ना तभी आपको याद होंगी और आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मेरी कही गई बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है और यही आपका आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देखिए ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। आज आपका लास्ट डेट है जब ये कोर्स का प्राइस 499 रुपये है और आपको 100% इस कोर्स का बेनिफिट होगा ही होगा। आप इस बात को याद रखिएगा और सिर्फ अभी नहीं आगे भी आपको होगा, याद रखिए आप। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।